सत्ता यानी ताकत। सरकार वो चुनिए जो आपके लिए कड़े निर्णय ले सके, जिसमें दम हो। जिसके हाथ में सत्ता होती है वो कहलाता है शासक। बॉर्डर पे क्या सिचुएशन है? हमें वापस फाइट करना चाहिए। वाजपेयी जी, मैं एक राजनेता से मोल भाव करने आई थी, मगर सामने सिर्फ एक सच्चा देशभक्त दिखा। इंदिरा जी, देश हमारा भी है। Sam, are you with me in this? I am with India, Prime Minister. You have effectively declared war on Pakistan. You should have rethought this decision. You have weaponry. We have courage. That's all it takes. बोलने लगी है। ये शिमला एग्रीमेंट तो भारत की बहुत बड़ी हार है। यही होता है जब कोई व्यक्ति देश सेवा के लिए नहीं, सत्ता के लिए लड़ता है। हम सबकी नजर आपकी कुर्सी पर है कि कब आप कुर्सी से गिरे और ये लपक ले। संपूर्ण व्यवस्था बदलने का एक ही रास्ता है, संपूर्ण क्रांति। India is Indira. And Indira is India. गूंगी गुड़िया कही जाने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब 1971 के वॉर में भारत पाकिस्तान में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं तो भारत को एक सुकुशल जीत दर्ज कराई, जिससे भारत में नहीं पूरे विश्व में अब इंदिरा की चर्चा होना स्टार्ट हो गई। आम जनता हो या राजनीतिक पार्टियां हों, अब इंदिरा की स्ट्रॉन्ग छवि सबके सामने आ चुकी थी। वही समय को बदलते देर नहीं लगी। इंदिरा गांधी डेमोक्रेटिक लीडर से कब डिक्टेटर में बदल गई पता ही नहीं चला। 25 जून 1995 को जब गूंगी गुड़िया कही जाने वाली इंदिरा गांधी ने इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पर इमरजेंसी की घोषणा की तो लोगों की जुबानें काट ली गई, वहीं प्रेस की कलम तोड़ दी गई और भारत की रीढ़ पूरी तरीके से डगमगा चुकी थी। वहीं जेलों में एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, इंटेलेक्चुअल लोगों से भर दिया गया। पूरे भारत में लोग सन्न रह गए। वहीं पूरे भारत की कमान अब इंदिरा के हाथों में थी और रातों रात हुए इस परिवर्तन से आम जनता विद्रोही बन गई। President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. जयप्रकाश नारायण की निगाह में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार भ्रष्ट और अलोकतांत्रिक हो रही थी। है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति और अंततोगत्वा नया भारत बनाना है। नेशनल इमरजेंसी 21 महीने चली है इमरजेंसी, जहां आज तक कांग्रेस ने इस टॉपिक पर कभी खुलकर बात तक नहीं की। क्या वजह रही थी इमरजेंसी के पीछे, जो आज भी इंडिया की इस इमरजेंसी को डार्केस्ट फेस ऑफ इमरजेंसी कहा जाता है। नेशनल इमरजेंसी एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब किसी कारण देश की सिक्योरिटी या इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कगार पे आ जाती है। तो इसके अलावा या देश के इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो, सिविल वॉर की बात हो या राइट्स की बात हो, तो जब ऐसे सिचुएशन बनते हैं जिससे देश में एक सुरक्षा की भावना, सुरक्षा की प्रॉब्लम्स पे सवाल उठ जाता है, तो इमरजेंसी लगाई जाती है। लेकिन ये कोई पहली इमरजेंसी नहीं थी। इससे पहले भी 2 बार इमरजेंसी भारत में लगाई गई। 1965 में इमरजेंसी नेहरू के, जब भारत चीन वॉर होता है तो नेहरू द्वारा लगवाई जाती है। 1971 में जब सेकंड भारत पाकिस्तान वॉर होता है तब इंदिरा के द्वारा लगाया जाता है। एक तरफ जहां दूसरी इमरजेंसी चल ही रही थी, वहीं 1975 की ये थर्ड इमरजेंसी क्यों लागू हुई? यह इमरजेंसी भारत के सोशल और पॉलिटिकल ग्राउंड्स को बदल के रख देती है। यह इमरजेंसी पिछली 2 इमरजेंसी से बिल्कुल अलग थी। जहां पिछली 2 इमरजेंसियां जो लगाई गई थी वो बाहरी युद्ध के कारण लगाई थी, भारत पाक और भारत चीन। वहीं जो ये इमरजेंसी लगाई थी वो कहीं परिवारवाद की वजह से लगाई गई थी या अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए, क्योंकि जिन आधार पर इस इमरजेंसी को लगाया गया था, आंतरिक विद्रोह, उसको अगर इंदिरा गांधी चाहती तो उसको कंट्रोल कर सकती थी और इस जो ये काला अध्याय है इमरजेंसी का वो नहीं लगता भारत में। यही वो समय था जब इंदिरा को मर्डरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया पर प्रेस की जंजीरें जकड़ दी गई। इतिहास के पन्नों का काला अध्याय शुरू हो गया था। कारण था इमरजेंसी। 26 जून या 1975 को बाकी दिन की तरह सुबह हुई, पर एक ऐसी सुबह जहां लोगों की आंखों पे पर्दा और मुंह पे ताला लगा दिया गया। अंधेरी काल कोठरियों में उनको बंद कर दिया गया। 26 जून की रात 1975 को
रात में 3 बजे इंदिरा गांधी वेस्ट बंगाल के सीएम सिद्धार्थ शंकर राय और देवकांत वर्मा से निर्णय लेती हैं कि आम जनता को इमरजेंसी समझाना कैसे है, और वहीं उस डे को ब्लैक डे कहा जाने लगा। साल 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मौत हो जाती है तो इंदिरा गांधी भारत की नेक्स्ट पीएम बनती हैं। वहीं अगले साल 1967 में जनरल इलेक्शन में इंदिरा जीत जाती है और जनता का विश्वास भी उन्होंने जीत लिया था। भारत का गरीब तबका अब इंदिरा गांधी से एक बड़ी उम्मीद लगा के बैठा था और इंदिरा ने भी अपनी मैनिफेस्टो में कई वादे कर डाले थे। ईयर 1967 में इंदिरा ने एक बड़ा फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने पूरे भारत की हिस्ट्री बदल दी, 14 बैंक्स को नेशनलाइज करने का फैसला। वहीं इंदिरा ने इन जो बैंक्स थे उनकी ब्रांचेस को छोटे छोटे शहरों और गाँवों में खोला, जिससे जो गरीब किसान हैं, छोटे उद्योगपति हैं, उनको लोन लेने में आसानी हो सके। लेकिन इंदिरा की गवर्नमेंट में ग्राउंड लेवल पे इतना करप्शन था कि सारा पैसा इधर उधर हो गया और जो बड़े जो उद्योगपति थे जैसे कि टाटा और JRD और बिरला जैसे, उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ इस नेशनलाइजेशन की वजह से। वहीं एक शेयर होल्डर थे RC कोपर, उन्होंने इंदिरा के खिलाफ इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने इस 14 बैंकों के नेशनलाइजेशन को अनफेयर डिक्लेयर कर दिया। और वहीं इंदिरा गांधी को किसी भी कीमत पर अपने फैसले के खिलाफ गई हुई बात मंजूर नहीं थी और उन्हें कोर्ट के खिलाफ ही अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जंग में उतर आई। इंदिरा गांधी का जो नेक्स्ट टारगेट था वो एक कानून में बहुत बड़ा बदलाव करना था और ये चेंज आता है 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971। इससे इंदिरा की सरकार सुप्रीम कोर्ट की पावर को ही कम कर दिया। इसके बाद इंदिरा और सुप्रीम कोर्ट की एक जंग जैसे छिड़ गई। जब मामला आता है प्रिवी पर्स का, एक्चुअली जो प्रिवी पर्स मामला था वो फ्रीडम मूवमेंट से संबंधित था। राज्यों को मिलाने के लिए तत्कालिक लीडर्स ने राजा महाराजाओं को यह वादा किया था कि हम उनकी फैमिली को कुछ अमाउंट्स दिया करेंगे और अब इस प्रिवी पर्स को किसी भी कीमत पर इंदिरा स्वीकार नहीं कर रही थी और वो इसके खिलाफ चली जाती हैं इसको खत्म करने के लिए। तभी इंदिरा एक बिल लेके आती हैं प्रिवी पर्स के खिलाफ, लेकिन राज्यसभा में बहुमत ना होने के कारण ये बिल पास ही नहीं होती। वहीं तभी इंदिरा गांधी एक बड़ा फैसला लेती हैं जो ये राजा महाराजा की फैमिली को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगी, जिसकी वजह से रूलिंग फैमिली खुद ब खुद खत्म हो जाएगी और प्रिवी पर्स की इनकम नहीं देना पड़ेगा। वहीं कुछ लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो ये फैसला था प्रिवी पर्स का वो इलीगल कर दिया जाता है और इस फैसले को डिसमिस कर दिया जाता है। पिछली टाइम की तरह इस बार भी इंदिरा सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाती हैं और भारतीय संविधान में 26 अमेंडमेंट एक्ट 1971 जिसमें प्रिवी पर्स को हटाकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ही रिवर्स कर देती हैं। इस टाइम फिर से भारत में इलेक्शन होता है। इंदिरा गांधी पूरे बहुमत की सरकार बनाती हैं। जब दोबारा इंदिरा सत्ता में आती हैं तो इन पर पावर और सत्ता की इतनी भूख और भूत सवार हो जाता है, जिसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे डिसीजन लिए जिससे गूंगी गुड़िया डिक्टेटर बन जाती हैं, जिससे पूरे भारत की कठपुतली बना करके अपना काम चलाती है। उसके बाद अपने लोगों को सत्ता में लाती है, परिवारवाद की सत्ता को जन्म देती है। तभी समय आता है भारत पाकिस्तान युद्ध का, जिस युद्ध में भारत जीत तो हासिल करता है लेकिन भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो डेंजर जोन में चली जाती है। भारत में भूखमरी, गरीबी, दरिद्रता सब तरफ फैल जाती है और लोग अब इंदिरा से उम्मीद लगा कर बैठे थे और इंदिरा कुछ नहीं कर रही थी। साथ ही अब पूरी कमान जो है भारत की अब कांग्रेस के पंजे में आ जाती है। तभी इनकी जो पार्टी के जितने बड़े से बड़े और छोटे से छोटे मंत्री सब करप्ट हो जाते हैं और अपनी जेब भरने लगते हैं। तभी 1974 में गुजरात में चीमन भाई पटेल जिन पर एक घोटाले का आरोप लगता है, जिससे गुजरात के लोग भड़क जाते हैं और चीमन भाई पटेल के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सरकार हटाने की मांग की जाती है। धीरे धीरे प्रोटेस्ट हिंसात्मक रूप ले लेता है और पूरा गुजरात में दंगे, सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया जाता है। आंदोलन का जो नाम रखा जाता है वो रखा जाता है नव निर्माण आंदोलन। एक हिंसात्मक आंदोलन था। जब इंदिरा के पास कोई ऑप्शन नहीं दिखता तो उन्होंने गुजरात की सरकार को ही धराशाही कर दिया। अब गुजरात की तरह और भी देश के अलग अलग हिस्सों में करप्शन के आधार पर हिंसा भड़कना स्टार्ट हो जाती। वहीं बिहार में जनता और स्टूडेंट नॉन वायलेंस मोर्चा स्टार्ट करती है, जिसे लीड कर रहे होते हैं JP नारायण और इस मूवमेंट का नाम रखा जाता है JP मूवमेंट। इसमें प्रोटेस्टर की मांग यह थी कि बिहार में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए। वहीं इसके एक साल पहले ऑयल क्राइसिस ने
पूरे विश्व को डेंजर जोन में डाल दिया था। विश्व को एक समस्या आ गई थी ऑयल की, और 1974 आते आते क्रूड ऑयल की कीमत 300% बढ़ जाती है, और ये भारत की जनता के लिए कोई भी अच्छी खबर नहीं थी। तभी जॉन फर्नांडिस ने रेलवे वर्कर के साथ मिलकर एक स्ट्राइक करते हैं, जो स्ट्राइक थी वर्कर बेटर एनवायरनमेंट के लिए और साथ ही बेटर सैलरी प्रोवाइड करने के लिए। इस स्ट्राइक में लगभग 17 लाख वर्कर पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे यह स्ट्राइक वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्ट्राइक बन जाती है। और उधर ऑयल की कहर ने पूरे भारत को जकड़ लिया था। इंदिरा ने ना बिहार के प्रोटेस्ट पर कोई स्टेप लिया और ना ही ऑयल क्राइसिस पर। वो सिर्फ मूक दर्शक बनकर देखती रही। इंदिरा को यह डर था कि अगर वे ऐसे ही करती रहीं, हर जगह की राज को गिराती रहीं, तो एक दिन कांग्रेस पूरे भारत से सफा हो जाएगी। अब इंदिरा को जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो उन्होंने सारे मूवमेंट्स को एंटी नेशनल मूवमेंट का नाम दे दिया, और 1975 आते आते पूरा भारत अब सरकार के खिलाफ था, प्रोटेस्ट कर रहा था। वहीं देश में महामारी, भुखमरी, गरीबी और अशिक्षा व्याप्त हो चुकी थी। इंदिरा का काला समय यहाँ से शुरू हो गया था। मार्च 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा के खिलाफ एक झटकेदार फैसला लिया, जब इंदिरा को कहा गया कि वो पीएम पद से हट जाएं। दरअसल लगभग 2 साल पहले इंदिरा के खिलाफ एक केस चला था हाई कोर्ट में, जिसका फैसला उनके खिलाफ आ जाता है। इस केस को राजनारायण जी ने फाइल किया था, जो सोशलिस्ट इलेक्शन कैंडिडेट थे। 1971 में इलेक्शन में इंदिरा के ऑपोजिशन खड़े हुए थे। राजनारायण जी का मानना था कि इंदिरा ने इलीगल वे में इलेक्शन लड़ा था और वो जीत गई थी। इस बात का प्रूफ देने के लिए राजनारायण जी ने 14 बड़े बड़े क्राइम रिपोर्ट्स कोर्ट में पेश की थी, पर जब जांच हुई तो केवल 2 क्राइम केस ही प्रूव्ड हो पाए, जिसमें जो पहला क्राइम था, वैसे तो ये क्राइम बहुत ही छोटे थे, कोई बड़ा नहीं था, बट जो इशू था वो बड़ा था। वहीं जो पहला क्राइम था वो ये था कि जो उस चुनाव में जिस एम्प्लॉय का यूज़ हुआ था वो एक्चुअल में इलेक्शन का एजेंट था, और वहीं दूसरा यूपी गवर्नमेंट की हेल्प करके उन्होंने अपने भाषण के लिए जो हाई स्टेज बनवाया था। अब क्राइम तो इतने बड़े नहीं थे, लेकिन इंदिरा की करनी आज उन पर भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि उन्होंने कई बार कोर्ट के फैसले को रिजर्व किया था, और वहीं शायद कोर्ट की तरफ से इंदिरा को मारा गया यह एक तमाचा था। खैर जो भी रहा हो, लेकिन किसी भी कीमत पर अब इंदिरा हारना नहीं चाहती थी, और कोर्ट के फैसले को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती हैं। वहीं दूसरी पार्टियों ने सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और कहा कि इंदिरा को अपने पद से रिज़ाइन देना होगा। वहीं बिहार में जेपी मूवमेंट तेज़ी से आगे बढ़ता है, और जेपी नारायण जी ऑपोजिशन की पार्टी के साथ मिलकर इंदिरा का विरोध करते हैं। ये सब चल ही रहा था, तभी सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी की सुनवाई होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि अब इंदिरा गांधी 6 ईयर के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकती और उन्हें बैन कर दिया जाता है। लेकिन कोर्ट की अगली सुनवाई तक इंदिरा गांधी पीएम बनी रहेंगी, और फिर ये इंदिरा के लिए एक गोल्डन चांस था। और जजमेंट को सुनते ही दूसरी पार्टियां भड़क उठी और वो कहती हैं कि तुरंत इंदिरा को यहाँ से यानी कि इस पद से हटा दिया जाए। लेकिन इंदिरा भी अपनी पूरी ताकत लगा देती हैं। वहीं जेपी नारायण स्टूडेंट को भी प्रोटेस्ट के लिए कहते हैं, साथ में पब्लिक को इंदिरा से न डरने के लिए कहते हैं। अब पूरा भारत कहीं ना कहीं इंदिरा के खिलाफ था, और अपने खिलाफ इन मूवमेंट्स को देखकर इंदिरा भी एक बड़ा फैसला लेती है, जिससे पूरा देश सन्न रह गया था। आर्टिकल 352, जिसमें लिखा था राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, और आंतरिक असुरक्षा के नाम पर भारत की जनता पर इंदिरा ने इमरजेंसी थोप दी। राष्ट्रपति से मिलकर इंदिरा ने कोर्ट की सुनवाई अगले ही दिन, जिस दिन कोर्ट की सुनवाई हुई थी इंदिरा के खिलाफ, उसके अगले ही दिन यानी कि 25 जनवरी की रात को 3 बजे इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है। अब सारी शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। लोगों के पास कुछ भी नहीं था, उनको पूरी तरह से समझ लो एक तरह से कठपुतली बना दिया जाता है। लोगों ने उनके फंडामेंटल राइट्स को छीन लिए जाते हैं, और सरकार जो भी चाहे वो कर सकती थी। इमरजेंसी के बाद जेपी नारायण, फर्नांडिस, चरण सिंह, मोरारजी देसाई, लाल कृष्ण आडवाणी जी को रातों रात उनके घर से अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है, और प्रेस की बिजली तक काट दी जाती है, ताकि अगले दिन पेपर में कुछ छप ही ना सके इंदिरा के खिलाफ।
इंदिरा की घोषणा से राष्ट्रपति को टेम्परेरी इमरजेंसी की बात कहती हैं, यानी कि जब राष्ट्रपति इंदिरा गांधी घोषणा करती हैं उसमें ये कहती हैं कि ये जो इमरजेंसी है इससे कोई डरे ना, बल्कि ये सिर्फ टेम्परेरी इमरजेंसी है। लेकिन इसका जो सच था वो पूरे भारत को पता था। इस इमरजेंसी के पीछे इंदिरा सत्ता में रहने की लालच और देश पर अपना पावर दिखाना था। इसके बाद इंदिरा ने भारत में 21 माह तक जो भारत के आम नागरिक के साथ किया उसे भूल पाना संभव नहीं। वहीं जेलों में आम जनता के साथ क्रिमिनल कैदी को रखा जाता था। वहीं छोटी सी जगह में कैदियों को ठूस दिया जाता था, जिससे आम जनता और राजनीतिक लीडर की कई बार जान जाने तक नौबत आ गई। वहीं जो एक्टिविस्ट, सोशलिस्ट और पॉलिटिशियंस जो बच पाए थे वो अंडरग्राउंड हो गए थे। उनमें से एक थे नरेंद्र मोदी, जिन्होंने सिख रूप धारण करके कई लोगों की जान बचाई थी। और वहीं पे बहुत सारे लोग जो अंडरग्राउंड हो गए थे वो अपना भी काम कर रहे थे। वहीं इंदिरा की यह इमरजेंसी भारत के इतिहास का वो काला अध्याय था जहां नैतिकता ताक पर थी और गवर्नमेंट अंधी और बहरी हो चुकी थी। सवाल ये उठता है कि अगर आज यह इमरजेंसी किसी भी पार्टी के थ्रू लगाई जाती है, किसी भी पार्टी के थ्रू, तो क्या देश की आम जनता इस इमरजेंसी को देखते हुए पार्टी को माफ़ कर पाएगी? और क्या इलेक्शन में वो पार्टी दोबारा खड़ी हो सकती है? इतिहास से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।